Hello everyone. So very good evening all of you. Again we are back. ठीक है. और जैसे कि हमने कहा था हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करनी थी करंट अफेयर की ऑन डेली बेसिस, तो हम उसे लेके आ चुके हैं. वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम इसे डेली, वीकली और मंथली तीनों वे में लेके आएँ. यानी कि जो वीकली होया करेगा हम उसे वीकली ख़त्म कर लिया करेंगे. पूरा वीक का जो भी होगा डेली के साथ साथ डेली का सारा एक बार रिवीजन हो जाया करेगा. वहीं फिर इसे हम मंथली कर लिया करेंगे, तो महीने के अंदर 3 बार ही हमारा रिवीजन हो जाएगा इजीली. ठीक है, तो आप आराम से उसे समझ पाओगे. नाउ आज जो करंट अफेयर के जो सोर्सेज है वो काफ़ी सोर्सेज को अपनाया हमने, सिर्फ एक सोर्स नहीं है जिसमें हमारे पास डेली का करंट अफेयर द हिंदू हो या फिर बाकी न्यूज़पेपर हो, प्लस पीआईबी जो कि हम डेली फॉलो करते हैं, आप मैं सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी हमने अपनाया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेक्चर विद करंट अफेयर्स. 14 अगस्त है आज. ठीक है, कंटिन्यू. सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है वो इंडियन क्रिमिनल लॉ के ऊपर है, जिसका हमारा जो कंटेक्स्ट है वो बेसिकली क्या कहता है. जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक बिल लेके आए हैं, 3 बिल लेके आए हैं, जिसमें तीनों बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023. क्यों लेके आया गया है? ये तीनों के तीनों बिल रिप्लेस करेंगे जो ब्रिटिश ईरा के आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है. ये आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तीनों बिल को रिप्लेस करेंगे, ये तीनों के तीनों, और उनकी जगह पे एक नए लॉ को लेके आएंगे. ठीक है, वो क्या है लॉ, उसे देख लो. अच्छा, इशू क्या है, प्रीवियस बिल के साथ में नए बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? नए बिल लाने की ज़रूरत ये पड़ी है कि जो पुराने जो बिल थे वो बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थे, जो कि बेसिकली कंट्रोल के लिए, यानी कि इंडियन जस्टिस सिस्टम के लिए नहीं थे, वो उनके कंट्रोल के लिए थे. उनकी जो अप्रोच थी वो पुनिटिव थी, यानी कि पनिशमेंट देना था इंस्टेड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करना. उसके अलावा 19th सेंचुरी में जितने भी जो आउटडेटेड है, यानी कि मॉडर्न सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, पुराने जस्टिस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो वो हमें फॉलो नहीं करने हैं. लो कन्विक्शन रेट है, यानी कि जस्टिस में डिले ज़्यादा होता था, इंस्टेड ऑफ लीगल सिस्टम पे ट्रस्ट करने की जगह उस पर ज़्यादा डिले होता था. आज के डेट में भी अगर आप किसी की बात करोगे तो आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हो या फिर कहीं कोर्ट जाते हो तो आप सब हमेशा उसे अवॉइड करते हो. ये ब्राइब वाला जो सिस्टम है, रिश्वत वाला सिस्टम, इसी वजह से चला है कि इस वाले सिस्टम को ख़त्म किया जा सके, कि मुझे कोर्ट ना जाना पड़े, कि मुझे पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, कि उसे मामले को वहीं की वहीं रफा दफा कर दे. जब आपकी गाड़ी पकड़ ली जाती है तो उसके लिए भी कई बार 15 दिन तक आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर ये लाओ, एफिडेविट बनवाओ, ये करो वो करो, तो इस सारे सिस्टम को आप अवॉइड करते हो. तो कई जगह वो जस्टिस प्रोवाइड करने की जगह, आपको ये बताने की जगह कि आपको गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलानी थी, तो उसकी जगह आपको एक पनिशमेंट दे दी जाती है आपकी गाड़ी को जब्त करके और बाकी सारी चीज़ों को, तो उस सिस्टम को भी हटाया जाएगा. प्लस जेंडर इंसेंसिटिविटी, बेसिकली इस पर क्या होता था, ये जो महिलाएं, वुमेन है और चिल्ड्रन है, उनके खिलाफ ज़्यादातर बेसिकली क्राइम्स को अप्रोच किया जाता था इंस्टेड ऑफ के उसको सॉल्व किया जाए. वहीं जो इनका जो बेसिकली जो क्रिमिनल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था, कम्बरसम प्रोसीजर होता था, पेपर वर्क ज़्यादा होता था, ट्रायल ज़्यादा होते थे, जो कि आप जानते ही हो. इसके अलावा मिसयूज ऑफ पावर ज़्यादा चलता था, यानी कि बेसिकली जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, उनका जो सिडिशन चार्जेस हैं वो काफ़ी बार लगाए गए थे. तो आपने काफ़ी बार देखा होगा ब्रिटिश सिस्टम के टाइम पे सिडिशन चार्जेस हमारे कई बारी जो हमारे इंडिपेंडेंस जितने भी लोग थे उनके ऊपर लगाए गए. इसके अलावा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और बाकी सारी चीज़ें थे उनके ऊपर लगाए गए. गांधी जी के ऊपर सिडिशन चार्जेस लगाए गए, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाए गए. तो इन सब चीज़ों को, यानी कि पावर का मिसयूज़ किया गया. आज के टाइम में भी कई बार सिडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं मंत्रियों के ऊपर, किसी मिनिस्टर के ऊपर, किसी एमएलए के ऊपर, तो इन सारे के ऊपर, ताकि उन चीज़ों को उन जो, क्योंकि चला तो पुराना वाला सिस्टम ही आ रहा है ना, तो उसी सिस्टम को हटाया जाए. मिसयूज ऑफ पावर को, लैक ऑफ विक्टिम फोकस किया जाता था, तो इंस्टेड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करना, टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था जस्टिस सिस्टम की जगह. टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम पे साइबर साइबर क्राइम ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, एविडेंस को ज़्यादा प्रेजेंट करना ज़्यादा माना नहीं जाता था, तो आज के टाइम पे उसके हिसाब से लाया जाएगा. तो यही सारी चीज़ें हैं. वहीं अब है क्या, बेसिकली मेनली क्या है इसके अंदर, जो 3 कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023. जो भारतीय न्याय संहिता है ये बेसिकली फोकस करता है कि आपको एक इथोस वे में, एक अच्छे वे के अंदर जस्टिस ओरिएंटेड आपको जस्टिस दिया जाए.
वहीं ये भी बताता है एक अलग से है, जो लोग जो लोग किसी रिलेशन में होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, देन उसके बाद उनको शादी का या फिर मैरिज का, एम्प्लॉयमेंट का धोखा देके उनके साथ सेक्सुअली कनेक्ट होते हैं, उनके खिलाफ भी ये बिल लेके आया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है आज की डेट में। ट्रायल्स और इन सबको कम किया जाएगा, प्लस यहाँ पर न्यू डेफिनेशन दी गई है बेसिकली टेररिज्म की, वो एक अलग है। जीरो FIR, EFI को ज़्यादा लाया गया है। वहीं जो सिडिशन लॉ है उसको रिपील किया गया है, उसको वापस ले लिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1998 को, उसको हटाया गया, एथिक्स एंड क्रिमिनल्स को लाया गया यहाँ पे। ट्रायल्स इन सबको कम किया जाएगा। वहीं एक और चीज़ है यहाँ पर, जो बेसिकली जो फिक्सिंग जो डेट है 90 डेज़ की विंडो रखी गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि उसके अंदर उन सारी चीज़ों को चार्जशीट को फाइल किया जाए, जो कि कई बार लेट हो जाती है। वही यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सक्सेस जो आपका बिल है, वीडियो रिकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को। तो आप इस सारी बिल को क्या है कि एक तरीके से नया बिल, यानी कि एक नए वेब के अंदर एक मॉडर्न बिल एक आप इसे कह सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है? द न्यू लॉ एम्स टू एक्सपेक्ट जस्टिस डिलीवरी, प्रोटेक्टिंग सिटीजन ऑफ राइट, सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, जो डिजिटाइजेशन है और इन सारी चीज़ों को इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, उसको ये ध्यान रखा जाएगा कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो ऑलरेडी 2020 के अंदर इसके ऊपर कमेटी बैठ चुकी है, जो कि रणवीर सिंह के नाम से बैठी थी, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो ए शिफ्ट इन इंडियन डेमोक्रेटिक लैंडस्केप। तो कंटेक्स्ट क्या है? तो एज पर द ऑथर सुहास पालाशिकर, बेसिकली रेसेंट टाइम्स में, इंडिया इज विटनेसिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ इम्परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम टू एन अनयूजुअल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब आप भी देख ही रहे हो, लास्ट फ्यू ईयर से इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और वो चेंज होने का कारण मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट वी डोंट वांट टू डिस्कस हियर, दैट्स नॉट आवर पार्ट। सो यूज़ ऑफ फोर्सफुल मेजर्स ऑफ रेस्टोर ऑर्डर, बेसिकली बुलडोजर चलाना और काफ़ी चीज़ों को ये करना वो करना, किसी से ज़बरदस्ती कुछ बुलवाना किसी दूसरे धर्म के लिए या फिर कुछ और करना, तो दैट्स नॉट बेसिकली राइट। और अगर कोई कुछ कर रहा है तो किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके पूरे परिवार को सज़ा भुगतनी पड़ती है। स्टेट प्रैक्टिस होती हैं, तो रिजॉर्टिंग डेमोलिशन एज मीन्स ऑफ गवर्नेंस डिसरिगार्डिंग ड्यू प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। सर्वलेंस टेक्निक इंक्लूडिंग ड्रोन्स, इन सब के थ्रू मॉनिटर किया जाता है सिटीजन्स की, जो जिस बुलडोजर बाबा, बेसिकली सिटीजन एक्सेप्टेंस। तो ये सारी जो चीज़ है इनके थ्रू बेसिकली ये सारा कुछ हुआ है। रीज़न क्या है? इन दी हरियाणा डेमोलिशन ड्राइव ओनली होम्स बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर सिंगल्ड आउट ऑफ डिमोलिशन। तो इसकी वजह से रूल ऑफ लॉ वायलेशन हुआ, कि यानी कि इंस्टेड ऑफ जिसने क्राइम किया है उसको एज पर द रूल उसको सज़ा दी जानी चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू लाइक डिमोलिश देयर हाउसेज और सम और डूइंग मैनी थिंग्स। तो हर जगह पे ये चीज़ें राइट नहीं होती हैं। आप एक जने की सज़ा, ज़रूरी नहीं है कि उसके परिवार ने वो सारी चीज़ें किया हो। जिसका है, अगर आपको एक्चुअल में पता है ये इसने किया है, ही वॉज इंक्लूडेड ऑन दैट राइट्स, तो आप उसको अरेस्ट करो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, एंड ट्राई कि वो बरी ना हो पाए, उसे बेल ना मिल पाए बाय एनी मीन, बाय हुक और बाय द क्रुक। बट इसके चक्कर में आप दूसरे को या उसकी फैमिली को, उसके घर में बच्चे भी हैं, पूरे को सज़ा देना, दैट्स नॉट एग्जैक्टली नॉट राइट। अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती है इन सारी चीज़ों के बीच में। देन लैक ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी एज ए सुप्रीम कोर्ट ल्यूकॉम रिस्पॉन्स रिसेंटली, 2 जजेस का जिन्होंने खुद, यानी कि स्वयं संज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो लिया, एंड उन्होंने उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। प्रोसीजरल इरोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो दैट्स बेसिकली इशू विद द न्यू टाइप ऑफ इंस्टेंट जस्टिस गवर्नेंस। एथिकल इशू क्या है? एथिकल इशू क्या आता है? बेसिकली डिसरिगार्ड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, कोर्सिव मेजर्स लिए जाएंगे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, फेयरनेस ऑफ जस्टिस नहीं है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, अगर मैं नूह के मेवात के हिंसा की बात करूँ, तो यहाँ ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही रिलीजन तो इंक्लूड नहीं था, हुआ तो दोनों तरफ से था। और जब बेशक किसी एक ने किया था सबसे पहले स्टार्टिंग, बट दूसरे के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उसमें इंक्लूड ना हो। अगर आपको भागना है तो आप वहाँ से भागिए, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट देखेगी। बट यस, हमारी पॉलिसी ये कहती है कि जब उसने हमारे ऊपर हाथ उठाया है, या फिर हमारा इंडियन प्रोसीजर भी ये कहता है कि अगर हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को अगर मारें तो वो बेसिकली एक तरीके से जुर्म नहीं होगा, आपने अपनी जान बचाने के लिए किया। बट यस, हमें कहीं ना कहीं हमें रिवर्ट तो देना ही था, तो दोनों तरफ से सारी चीज़ें हुई। तो दोनों तरफ से होने के बाद जो कुछ भी है, बट कई जगह ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ वहीं से स्टार्ट हुई, यहाँ से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो चीज़ें करी होंगी, वरना इतना बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। सो वट एवर, क्योंकि हम उस डीपली नहीं जा सकते हैं उसमें, दैट्स नॉट एग्जैक्टली द पार्ट दैट नॉट UPSC सेज टू अस टू
ट्राई इट और बेसिकली हियर हमको सिर्फ एक सॉल्यूशन पे आना है कि हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, सो फोकस ऑन दैट। तो यहाँ पर इशू बेसिकली इथिकल था, तो ये मैं आपको बता चुका। नाउ टीचिंग इन द मदर टंग, ये हमारा थर्ड है हमारा। तो द आर्टिकल basically underscores the significance of teaching children in their mother tongue of better comprehension, instant learning and culture preservation. Basically क्या होता है, अगर आप अपने अपने जो जो आपके बच्चे हैं उनको अगर आप मदर टंग सिखाते हो, बचपन से कई बार आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा देते हो या फिर कुछ और लैंग्वेज, स्पेनिश सीख लो, ये सीख लो, क्यों सीखनी है? इज देयर एनी कोई कोई बड़ा रीज़न है इसको समझने का? जब तक बच्चा अपनी मदर टंग में अपनी अपनी मॉम के साथ में, अपनी माताश्री के साथ में उनकी भाषा में ही बात नहीं करेगा, उनकी भाषा में ही उनसे घोल मिल नहीं चाहेगा। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप सॉल्ट, जैसे हम नमक की बात करते हैं, अब अगर मैं मणिपुर की, नागालैंड की बात करूँ तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो उनकी वो मदर टंग है, तो उनके लिए वो कर लिए ठीक है। अब राजस्थान के अंदर इसे नॉन बोला जाता है, नून समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद कई जगह पे नॉन बोला जाता है, कई जगह नमक ही बोला जाता है, कई जगह कुछ और बोला जाता है, तो हर किसी का अलग अलग है। अगर आप राजस्थान के बच्चे को पहले से ही सॉल्ट बोलना सिखा दोगे तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स है वो नहीं हो पाएगा, वो बेसिकली जो कनेक्शन नहीं फिट हो पाता है कई बार। तो ज़रूरी है कि बच्चों को मदर टंग ही सिखाई जाए बचपन में, इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अगर आप हिस्टोरिकल एफर्ट्स में जाओगे तो महात्मा गांधी का कहना था, इंग्लिश इज द प्राइमरी मीडियम क्रिएटेड एज डिवाइडेड बिटवीन एलाइट्स एंड मासेस, एलाइट्स यानी कि रिच और पुअर के बीच में, हिंटिंग नॉलेज डिसमेनिनेशन बेसिकली। तो क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हो पाता, इज दैट द एक्चुअली मीन। लीडर्स लाइक सी राजागोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक, बालकृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, बेसिकली दे एक्चुअली ट्राई कि जो इंडिया की जो वैल्यू है, जो सिस्टम है, उसको रखा जाए, उसकी इथोस को बना के रखा जाए। इंडियन स्ट्रेस एंड इंडियन कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम दैट वैल्यूज द कंट्रीज इथोस, उनको बचा के रखने की कोशिश की गई। वहीं गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो देख लो। द CBSE इशूड ए डायरेक्टिव बेसिकली फॉर द मदर टंग इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेइंग इट्स कमिटमेंट टू द नेटिव लैंग्वेज एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, आप जहाँ से हो आपको वहीं की एजुकेशन, वहीं की मदर टंग आपको सिखाई जानी चाहिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट्स प्रमोशन ऑफ मदर टंग, ये आपको सपोर्ट करती है। आर्टिकल 30, 35, 350A, 350B, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली आपके मदर टंग के लिए है। आर्टिकल 30 फर्स्ट क्या कहता है, ग्रांट्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट चॉइस, यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपनी भाषा से जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 351 डायरेक्ट द यूनियन टू प्रमोट हिंदी एज मीन्स द एक्सप्रेशन अक्रॉस इंडिया पोटेंशियली ओवरशैडोइंग अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, ये कहता है 351। मेंडर्स स्टेट द प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन दी मदर टंग। 350A, 350B क्या कहता है आपका, स्पेशल ऑफिसर टू एड्रेस मैटर्स कंसर्निंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिपोर्ट दैम टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखे एक स्पेशल ऑफिसर देखेगा और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज एज ए कम्युनिटी विद ए स्पोकन लैंग्वेज रिगार्डलेस ऑफ स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं जब हम मदर टंग की बात कर रहे होते हैं। UNESCO finding on mother tongue instruction. UNESCO has consistently advocated for mother tongue education since 1953, although global education monitoring reports. तो जो यूनेस्को है वो 1953 से ही ट्राई कर रहा है कि मदर टंग को ही एक्चुअली में प्रेफर किया जाए इंस्टेड ऑफ अनदर लैंग्वेजेस, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, एटलीस्ट 6 years ऑफ मदर टंग इंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड टू ब्रिज लर्निंग गैप्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स। तो ऑब्वियसली बात है, देखो जब बच्चा होता है ना, सबसे पहला जब वो वर्ड बोलता है, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, तो वो ना मदर या फादर नहीं बोलता, उसके मुंह से सिर्फ मम्मी निकलता है। ठीक है, माँ निकलता है, तो उसको मदर टंग में सिखाई जानी चाहिए चीज़ें, एटलीस्ट तब वो समझ पाए। आप चाहे जितने भी आप इलाइट बन जाइए, जितने भी पढ़े लिखे बन जाइए, जितने ही बन जाइए, डू नॉट ट्राई कि आप अपनी एक्चुअल में अपने कल्चरल वैल्यू से दूर जाना चाहते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक नॉलेज है, कोई डिग्री नहीं है कि यू आर एक्चुअली इलाइट विद दैट। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्चुअली अपने कल्चर से जुड़े रहिए, अपनी चीज़ों से जुड़े रहिए, वही एक्चुअली आप हैं। अगर उससे आप भागने की कोशिश करेंगे तो आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। सिंपल सी एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाट का। ये एक्चुअली उन लोगों के ऊपर बिल्कुल सही साबित बैठती है। दोस्त ट्राई कि मैं थोड़ा सा कूल और थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ बाय इंग्लिश ओनली। ओके, तो अपने कल्चर वैल्यू से जुड़िए। आप काफ़ी लोग शादीशुदा होते हैं, काफ़ी लोग हैं भी जिनके बच्चे हैं छोटे, उनको अपनी मदर टंग सिखाइए। वो मराठी बोल रहा है, मराठी बोलने दो, वो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने दो, वो
बुलंदशहर की लैंग्वेज बोलने में लग रहा है, वो बुंदेलखंडी बोलने में लग रहा है, बोलने दो, अच्छी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेशक चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल की बात है स्कूल में पढ़ेंगे, किताब की बात है किताब में पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप उसे सिर्फ उसे मदर टंग ही सिखाएं। मैं ये तो 6 ईयर्स कह रहे हैं, बट आई सपोर्ट दिस के अब आगे भी सिखाइए। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, बट कोई डिग्री नहीं है कि आप किसी को यानी कि जज करने लगे। ठीक है। रिकमेंडेड एक्शन क्या है? इम्प्लीमेंट द सीबीएसई डायरेक्टिव टू प्रायोरिटाइज मदर टंग इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल बोला गया है, तो इम्प्ली सीबीएसई इसको कर रहा है। एड्रेस चैलेंज द टीचर रिक्वायरमेंट्स, करिकुलम जो डेवलपमेंट है उसको देखा जाएगा। गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय शुड लीड इम्प्लीमेंटिंग मदर टंग इंस्ट्रक्शन, तो इसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे लेक्चर पे। हाउ क्लाइमेट चेंज इज किलिंग लैंग्वेजेस। So climate change introduced forced migration is causing language extinction, particularly in regions rich languages. Environment disaster like floods, storms are displacing people, leading to the language loss. Migration for economic benefits also drives language shift, seen with the indigenous language with the US and Australia. तो ऑब्वियसली बात है यार, देखो सीरियसली ये चीज़ ना छोटी सी है, बट आप इसे मेंस में अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लैंग्वेजेस हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, तो बिहार के अंदर बाढ़ आने की वजह से इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होता है, और लॉस हो जाने की वजह से वहाँ के लोग, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट भी ढंग से काम नहीं करती है, तो वहाँ के जो बिहार के जो लोग हैं बाकी स्टेट्स के अंदर मूव होते हैं। अगर होगा सब कुछ तो वो क्यों मूव होंगे? जब वो दूसरे स्टेट्स के अंदर मूव होते हैं तो उनको अपनी बिहारी लैंग्वेज को वहीं की वहीं छोड़ना पड़ता है। आती है उनको, दैट्स ऑल ओके, बट उनको आने के बाद दूसरे एरिया की लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है। अब जो बिहार में जा रहा है वो पंजाबी भी बोल रहा है, जो आसाम में जा रहा है वो आसामी भी बोल रहा है, जो साउथ में आ रहा है वो कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम ये सब बोलने में लग रहा है, जो राजस्थान के अंदर है वो राजस्थान में वो सीख जाता है। तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली किलिंग द लैंग्वेजेस। द केस स्टडी कैन बी यूज इन इंडियन सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में आप यूज़ करो पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली क्या, एनवायरमेंटल ड्राइवन माइग्रेशन, वल्नरेबल रीजन्स लाइक साउथ एशिया, इंडिजिनस लैंग्वेजेस, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, स्मॉल कम्युनिटीज डिस्पर्सिंग ड्यू टू माइग्रेशन, हिंडर ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड्स एक्सलेटिंग। तो ये बेसिकली एक मेन रीज़न है। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया का नाम नहीं है, बाकी कंट्रीज भी हैं, so this is the main reason. So again my suggestion is that with all the peoples, all the communities or all the people those are migrating because of the economic और situation जो फाइनेंशियल के लिए, क्यों वहाँ जाके काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, आप जाइए अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखिए। तो यहाँ पर वही रहता है कि अपनी भाषा को बोलिए, मत भूलिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये कि इस चीज़ के लिए मैं आई जस्ट सीरियसली यहाँ मेरे को कुछ सपोर्टिव अगर मैं एक्शन लूँगा, तो यहाँ पर कुछ हरियाणा के लोग हैं, कुछ साउथ के लोग हैं, वो चीज़ों को नहीं भूलते हैं। तो ये जो मिले जुले लोग हैं ना, जो कि यूपी से आके दिल्ली में बसे, उनके कुछ इधर से आके बसे, यूपी का मोस्ट ऑफली पार्ट नहीं बट थोड़ा बहुत पार्ट, सो दे एक्चुअली सपोर्ट्स द लैंग्वेज द अमेजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वासुदेव कुटुम्बकम के बारे में, वासुदेव कुटुम्बकम, बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिफेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द संस्कृत टर्म वासुदेव कुटुम्बकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये स्लोगन है, बेसिकली फ्रेज है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन वन फ्यूचर। ये वासुदेव कुटुम्बकम ने कहा है। इंडिया विल यूज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द फ्रेज। ठीक है, कहाँ यूज करेगा? बेसिकली वासुदेव कुटुम्बकम इज द फ्रेज दैट फाइंड्स द ओरिजिन ऑफ महाउपनिषद। कहाँ मिलता है? महाउपनिषद के अंदर पढ़ने को मिलता है। एसेंशियली द वर्ल्ड इज फैमिली, एम्फेसाइज इंटरकनेक्शन, यूनिटी ऑफ ऑल पीपल, नेशंस, प्रोमोटिंग ए सेंस ऑफ ग्लोबल हार्मोनी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानट, इन सबको बताता है। वाई चाइना ऑब्जेक्टेड इट्स यूज, क्यों चाइना जो ऑब्जेक्टेड नॉन यूएन लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत इन G20 टैक्स, द G20 इज वर्किंग लैंग्वेज इन इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन बेसिकली क्या है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन कि यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कौन सी हैं, पूछा जा चुका है, रिसेंटली पूछा गया है CAPF 2023 के अंदर। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट में। तो अब चाइना का इशू क्या है? चाइना चाहता है कि जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको ही एक्चुअली सपोर्ट किया जाए, उन्हीं लैंग्वेजेस में किसी लैंग्वेज को चुना जाए। किसी भी
किसी भी फ्रेज को यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ संस्कृत, जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये रीज़न बीइंग क्या है कि अगर इंडिया ऐसा कुछ करेगा तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की थोड़ी बहुत बढ़ाई चढ़ाई तो होगी, और जब बढ़ाई चढ़ाई होगी तो इंडिया ऑब्वियसली बात है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। बट रीज़न क्या है, इंडिया ने एक और यहाँ पर एक स्मार्ट चीज़ खेली कि अपने हिंदी वर्ड को, वासुदेव कुटुंबकम को, हिंदी वर्ड को छोड़ के इंग्लिश फ्रेज लेके आएगा। ठीक है, तो अब वासुदेव कुटुंबकम इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, ब्रॉड कन्वेंस ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स, कन्वेंस इंडिया आइडियल्स लिबरल नॉर्म्स, इसको बताया जाएगा। नैम के अंदर क्या है, नॉन अलाइन जो मूवमेंट है, इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस बाय नॉट अलाइनिंग विद ब्लॉक्स, इंश्योर सोवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी, फॉरेन रिलेशंस को बताया जाएगा। आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके अंदर नॉलेज शेयर इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपलाइजेशन, फॉस्टर इक्वलिटी, इक्विटेबल थिंग्स को बताया जाएगा। वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। सो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, डिप्लॉय फोर्स इन यूएन सेक्रीफाइस, तो ये बेसिकली वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली को बताता है, वर्ल्ड इज फैमिली, इन सारी चीज़ों के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो एरोमेटिक राइस, मशुक बुद्धि जी बेसिकली कहा जाता है, मुशक बुद्धि जी बेसिकली कहते हैं, सॉरी। तो एरोमेटिक राइस है, कहाँ का है, कश्मीर का है, जीआई टैग मिला है रिसेंटली से। तो वॉज ग्रांटेड जीआई टैग अलॉन्ग विद 8 अदर प्रोडक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर शॉर्ट बोल्ड ग्रेन्स होते हैं इसके, लाइक इस टाइप के। ठीक है, तो इन दी पास कंजप्शन ऑफ देयर एरोमेटिक राइस वाज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल इवेंट्स ड्यू टू लिमिट अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट, तो हाई कॉस्ट की वजह से कई जगह पे इसे रेस्ट्रिक्टेड कर रखा था। बट नाउ रिवाइव जो राइस की वैराइटीज़ है, नाउ अब जाके इसे अच्छा खासा जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग याद रखो, बस इतना बहुत है। ठीक है, किसको मिला ये ध्यान रखो, कहाँ से है, कश्मीर से, दैट्स इट। ठीक है, आईएमएफ का कोटा जो रिव्यू है, कोटा रिव्यू क्या है, तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांता दास हैज़ कॉल्ड फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ 16 जनरल रिव्यू ऑफ कोटास इन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर कोटा रिव्यू के लिए इन्होंने बोला है, 16 जनरल रिव्यू के लिए। अब क्या है इशू, हाईलाइट क्या है, आईएमएफ क्या करता है, ऑफ्टन लीड कंट्रीज इन अर्जेंट नीड टू फंड्स टू सीक असिस्टेंस एल्सवेयर ड्यू टू कंडीशन एंड मैसेज विद आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या करता है, फंडिंग की कंडीशन को देखते हुए एक फंड्स के लिए देखता है कि कहाँ से फंड आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो जिस तरीके जहाँ जहाँ से जैसा जैसा फंड आता है उसके अकॉर्डिंगली उनको एक कोटा देता है कि आप किस कोटे के अंदर हो। देयर इज नीड फॉर अ लार्जर स्ट्रॉन्गर मोर इंक्लूसिव आईएमएफ कैपेबल ऑफ मैनेजिंग कंट्रीज रिस्क। तो आईएमएफ ने इंडिया को भी 1990s में लोन दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। IMF and the World Bank play a crucial role in addressing global debt vulnerability, need to do more countries debt distress। पाकिस्तान को भी यहाँ से दिया जाता है। अब जो कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल दिवालिया हो रही हैं, इंसॉल्वेंट होने में लग रही हैं, जिनकी हालत ही मरी जा रही है, वो क्या करेंगे, वो यहीं से तो आके लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बाकी एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेंगे, एडीबी से, तो इस तरीके से लेंगे। सजेशन क्या है, आरबीआई सजेस्टेड दैट फ्यूअर कंडीशनलिटीज कुड बी अप्लाइड टू प्रोग्राम फॉर कंट्रीज विद रीजनेबली रेजिलिएंट मैक्रो फंडामेंटल्स। क्या है, ए मल्टीलेटरल डेब्ट रिलीफ प्रोग्राम प्रोवाइडिंग टारगेट असिस्टेंस लो इनकम कंट्रीज विद हाई डेब्ट एज श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इनको बेसिकली टारगेट असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, लो इनकम जो कंट्रीज़ हैं, मल्टीलेटरल जिन्होंने डेब्ट दिया गया है। अब डीएसए लाना चाहिए, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस लाना चाहिए कि कितना ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, कितना ज़्यादा नहीं है, एक्चुअल ग्रोथ के साथ में। नीड एक्सपर्टाइजली बेसिकली कंप्लीट कोटा रिव्यू टू इनहेंस आईएमएफ लेगिटिमेसी क्या हो सकती है, तो ये देखा जाएगा। वहीं अब देखोगे तो जो एस है बेसिकली कोटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम ऑफ नोन ऑफ कोटा बेसिकली। तो अब क्या होगा, कोटा फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स बेसिकली वेटेज, यानी कि जीडीपी की वेटेज 50%, ओपननेस 30%, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कितनी है 15%, और इंटरनेशनल रिजर्व 5% इसमें रखा जाता है। जीडीपी मेजर बेसिकली मार्केट एक्सचेंज रेट 60% और पीपीपी के बेस पे 40%। एसडीआर में एसडीआर आईएमएफ यूनिट अकाउंट नॉट करेंसी बेसिकली, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है करेंसी नहीं आती है, काफ़ी आ जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए बास्केट है इसका। मेजर जो करेंसीज है डॉलर है, यूरो, जैपनीज पाउंड, यानी कि एसडीआर के अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ आपके पास कितना गोल्ड है, आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, और कितने आपके पास यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। तो इसको इन सब के बेसिस पे देखते हुए आपको कोटा दिया जाता है, इसको बेसिकली एसडीआर कहा जाता है। एसडीआर वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली बेस्ड मार्केट एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से इसको देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है एवरी 5 ईयर्स के अंदर। कोटा एंड एसडीआर ये किस तरीके से दिया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ, वोटिंग पावर के बीच पे ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब सॉइल हेल्थ कार्ड आप देख लो, 2014-15 में लाया गया था बेसिकली ताकि
किसानों को हेल्प किया जाए, उनके यहाँ से सॉइल का बेसिकली टेस्ट लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कितनी हेल्दी है आपकी सॉइल, और उसके बेसिस पर उनको ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप सॉइल के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर उनको फर्टिलिटी और उनकी हेल्थ बताई जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। चलो, अब न्यू डेवलपमेंट क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट टू द बेसिकली सॉइल हेल्थ कार्ड पोटेंशियल हैज़ बीन अपग्रेडेड एंड इंटीग्रेटेड। बेसिकली GIS के साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, अलाउइंग टेस्ट रिजल्ट टू बी विजुअलाइज ऑन द मैप। Mobilization application for the scheme have been improved, enabling smooth implementation, easy access for the soil health card, ताकि easily उनको मिल जाए। नोटेबल फीचर है रेस्ट्रिक्टेड सैंपल कलेक्शन रीजन्स, ऑटोमेटेड लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ों को बेसिकली इंक्लूड किया गया है, तो नॉर्मली ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब है क्या बेसिकली, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैज़ बीन मर्ज इनटू द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके साथ में मर्ज कर दिया गया था, तो बाद में कंपोनेंट इसका नाम दिया गया सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम 2022-23। ठीक है, गाइड विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए गए थे, इशू जो कि रिसेंटली बनाए गए थे, और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो यूथ है, रूरल यूथ है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो आपस में एक इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं, स्कूल एंड एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली बना लेते हैं, और उसके बाद फिर अपने एरिया को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसको बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है। तो जो बेसिकली VLSTL से एजुकेट फार्मर्स अबाउट सॉइल सैम्पलिंग, टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये वही काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यही काम करते हैं कि इनको सजेस्ट करते हैं कि आपकी सॉइल के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है, आपको क्या डालना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, उसके बेसिस पर। ओवरऑल दीज इनिशिएटिव एम टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद क्रिटिकल सॉइल इन्फॉर्मेशन, रिकमेंड देयर बाय मूविंग हेल्थ एंड सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, अब ICI है बेसिकली। ICI क्या है, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। कंटेक्स्ट क्या कहता है, जो ICI है बेसिकली इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, हाईलाइट ऑल्सो रिपोर्ट जो कि फोकस करती है, फर्स्ट फेज ऑफ द रिपोर्ट है, जहाँ पर इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी हैं, इनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स, द ओवरऑल फंडिंग लैंडस्केप रिमेंस लार्जली अनचेंज। यानी कि जो कंजर्वेशन है, या फिर एक तरीके से अगर मैं बताऊँ इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल, तो एक मिनट, सॉरी लैपटॉप के अंदर कुछ इशू हो रहा है बार बार, या ना ओके। सो बेसिकली क्या है, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के अंदर क्या हो रहा था कि जो इंटरनेशनल डे, जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स है, वहाँ पर इंडिजिनस पीपल के थ्रू या फिर जो फंडिंग आनी चाहिए IP के थ्रू या फिर इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू, वो कंजर्वेशन के, क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन के लिए 1% से भी कम आया है, 1% से भी कम। अगर आप लैटिन अमेरिका के अंदर बात करो, जो कि नेशनल लेवल लोकल है, तो वहाँ पर NGOs के थ्रू 26% डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, और IP ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बेसिकली 41% ऑफ फंडिंग आया। तो द सेंट्रल रोल ऑफ लोकल एफर्ट्स कंजर्वेशन फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ कम है। क्या है बेसिकली, तो जो GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो इन 2022 क्या है, सब टू सपोर्ट इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज, टू सिक्योर एंड इनहेंस द स्टेपवर्ड्स लैंडस्केप, सीस्केप, टेरिटरीज, और इन सबको बेसिकली बचाने के लिए। एशियन एलिफेंट क्या है, देखो जो यूनियन होम मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है एड्रेसिंग वर्ल्ड एलिफेंट डे, इंडियाज वाइटल रोल इन कंजर्विंग एशियन एलिफेंट, इसको लेकर के बेसिकली लाए गए हैं, ताकि जो एशिया के जो एलिफेंट हैं उनको कंजर्व किया जा सके। स्टेटस क्या है, तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट अभी की डेट में 30,000 एशियन एलिफेंट है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। सेंसस के अगर आप देखो तो कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा है 6,000, आसाम के अंदर 5,700, और वहीं केरला के अंदर 3,054, ऐसे कुछ है। 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे एवरी ईयर। इस बार की जो थीम रही है, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये इस साल की थीम है, और इसको पढ़ने की आपको खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इग्नोर मार सकते हो। अगर आपको देखना है हाइड्रो पावर डैम इन अरुणाचल प्रदेश, आप इसे देख सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट करके आपस में मिलके रिवाइव एंड 12 इंस्टॉल्ड हाइड्रोलिक बेसिकली जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो लगाए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के। कौन कौन सी जगह है ये आप देख लो, तवांग है, सुबनसिरी है, सियांग है, दिबांग है, लोहित है, तिराप है, दिकोंग है, ये सारी जगह पे लगाए गए हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, अराउंड 11,517 मेगावाट
की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेसिकली उसको लाएंगे, और हाई हाइड्रो पावर पोटेंशियल ड्यू टू इट्स माउंटेनियस रीजन के अंदर है, तो अच्छा खासा पोटेंशियल है इनके पास, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 मेगावाट तक का है, हाईएस्ट इन इंडिया बेसिकली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई नो दिस लेक्चर वाज नॉट गुड एक्चुअली, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल ट्राई कि आपको एक अच्छा सा लेक्चर प्रोड्यूस करके दिया जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।